चैनल पढ़ाई की पोथी में साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी, पुलिस, एसएससी, जीडी, अन्य सभी टीचिंग एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रत्येक परीक्षा के लिए हिंदी से बनने वाले प्रश्नों को हम तैयार करेंगे बहुत ही कम समय में। इससे पहले के प्रैक्टिस में हम वर्णमाला से संबंधित कई प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आज का भी हम टॉप 30 का जो सेशन है उसे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से, जो कि है कि वर्ण कौन सा ओष्ठ नहीं है। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, ए है माँ, बी है बा, सी है ऊ और डी है आ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आ को बोलने में दोनों होठों का स्पर्श बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आ कैसा हो जाएगा? ओष्ठ वर्ण नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्प प्राण ध्वनियों का वर्ग समूह कौन सा है? प्रश्न है आप सभी के सामने कि अल्प प्राण ध्वनियों का वर्ग समूह कौन सा है। अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष, इनकी बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक आपको प्रत्येक वीडियो में लगभग बताई ही जा रही है। तो आज फिर से सुन लीजिएगा। अघोष 12, क्या कहेंगे? अघोष 12। महाप्राण 12 का क्या हो गया? दुगुना, यानी कि 24। अघोष 12 और महाप्राण 24। इसका मतलब है अघोष हो गए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, बाकी बच्चे कौन से? तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या हो गया? सघोष हो गए। महाप्राण 24, महाप्राण 24 का मतलब है कि दूसरा और चौथा वर्ण कैसा हो गया? दूसरा और चौथा वर्ण हो गया आपका महाप्राण। तो बचे कौन से हैं? बचे हैं आपके पहला, तीसरा और पांचवा। कौन से बचे हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके महाप्राण वर्ण। तो अब आपको बताना है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह। ऑप्शन ए है का, खा, गा, बी है चा, छा, जा, चा, जा और वां, सी है ता, था, ना और डी है टा, डा, ड़ा। तो आप बताएंगे फटाफट से कि आपका सही उत्तर क्या होगा। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि चा, जा और वां। ये कैसी ध्वनियाँ हैं? अल्प प्राण है। देखिए, प्रैक्टिस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये हिंदी का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेशन आपके लिए चलाया जा रहा है। यहाँ पर सभी पिछले वर्ष के आयोजित हुए प्रश्नों के ही श्रृंखला आपके लिए लाई गई है, जिनमें से आपके प्रश्नों का आना तय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए है रंग, बी है आकाश, सी है जाति और डी है अक्षर। तो देखिए, वर्ण माने रंग होता है, जाति किस वर्ण के हैं? जाति भी होता है, वर्ण कितने वर्ण हैं इसमें? तो अक्षर भी होता है। तो जाति का अर्थ वर्ण, रंग, जाति सभी होता है, लेकिन वर्ण का जो अर्थ है वह रंग और जाति और अक्षर, ये तीनों ही होते हैं, लेकिन आकाश इसका अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन वर्ण घोष नहीं है? अभी अभी अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष की ध्वनियाँ बताई थी। तो फटाफट से अपना आंसर छांटेंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ण घोष नहीं है। ऑप्शन ए है आपके सामने रा, बी है ता, सी है शा और डी है डा। देखिए, या रा दूसरा, यहाँ पे क्या पूछा गया है? घोष। तो अघोष का क्या है? अघोष का पता है ना, तो अघोष का है 12। तो फिर बचा कौन सा? यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा यदि वर्ण आएगा तो वह क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएगा वह हो जाएगा सघोष। तो या और रा कैसा हो गया? दूसरे नंबर का, तो ये नहीं होगा। ता तो पहले ही नंबर का हो गया, तो ये भी नहीं होगा। और फिर इसके बाद में आपके ये कौन से नंबर का हो गया? तो ये भी नहीं आएगा। देखिए, रा आपका किस क्रम में आता है? रा आता है आपका दूसरे नंबर पर, तो ये नहीं होगा। और ता पहले नंबर पर आता है, ये भी नहीं होगा। सा भी आपका जो है दूसरे नंबर पर आता है, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डा। यानी कि ये कितने नंबर पर आता है? तो ये आता है तीसरे नंबर पर। टा, ठा और डा, तो ये कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर। तो यही कौन सा वर्ण हो जाएगा? आपका घोष वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को, ऑप्शन बी है स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियों को, ऑप्शन सी है स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों को, ऑप्शन डी है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को। तो अनुस्वार किसे कहते हैं? फटाफट से अपना सही उत्तर करेंगे।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसका चिन्ह भी समझ लीजिएगा। तो ये अंग की जैसी जो आपकी बिंदी होती है इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जब हम लिखते हैं अंग तो आपका क्या है? स्वर है, और स्वर के बाद क्या आया? अंग अंग अंग, तो इसी को क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन ए है कृपा में, ऑप्शन ए है कृपा में, ऑप्शन बी है कृष्णा में, ऑप्शन सी है दृष्टि में, ऑप्शन डी है रिवाज में। तो किस शब्द में री स्वर नहीं आया है? तो यहाँ पर री की मात्रा नीचे आई है तो यहाँ पर आया है कृपा, कृष्ण में भी आया है, दृष्टि में भी आया है, जबकि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि रिवाज में किसी भी प्रकार का री स्वर नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर रा व्यंजन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है? निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है मीन्स कौन सी ध्वनि आपकी दांत से उच्चरित होती है? ऑप्शन ए है या, बी है चा, सी है ता, डी है ऊ। तो आपका या कौन सा होता है? या आता है अंतस्थ के अंतर्गत। या किसके अंतर्गत आता है? अंतस्थ के अंतर्गत, जिसमें चार आते हैं या, रा, ला और वा। इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, यानी कि चा वर्ग ई किस में आता है? ये सभी आते हैं तालु में। और उपपद मानिनिया ओष्ठ हो, ये किस में आता है? ओष्ठ से इसकी ध्वनि उच्चरित होती है। जबकि क्या आता है आपका? तालव्य। तालव्य में कौन सी ध्वनि आ जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि तालव्य वर्ण आपका ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, ये सभी उच्चारण स्थान वाले प्रश्न आपसे लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि घा वर्ण का उच्चारण स्थान है? घा वर्ण का उच्चारण स्थान है। घा वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए है मूर्धा से, बी है कंठ से, सी है तालु से, डी है दंत से। अकुह विसर्जनिया कंठा, सूत्र इसका होता है अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। तो यानी कि आ, का वर्ग, हा और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठा, यानी कि कंठ से। तो का, खा, गा यह ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि घा वर्ग का उच्चारण स्थान होगा कंठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा? यानी इन्हें यदि वर्ण कोश के अंतर्गत रखा जाए तो किस वर्ण के बाद किस वर्ण की आवृत्ति आती है, उसके हिसाब से आप इन चारों वर्णों को लगाएंगे। ऑप्शन ए है संतान, सकल, सचल और सक्षम, सकल, संतान, सचल और सक्षम, सकल, सचल, संतान और सक्षम, और लास्ट में है संतान, सकल, सक्षम और सचल। तो अगर इन्हें वर्णों के क्रम के अनुसार रख करके लगाएंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि पहले आएगा संतान, फिर आएगा सकल और फिर आएगा आपका सक्षम और सचल। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण है? अभी अभी बताया गया है, कई बार बता चुके हैं। अल्प प्राण अघोष 12, महाप्राण 24, और पूछा जा रहा है 24 का मतलब क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो महाप्राण वर्ण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है था, बी है का, सी है वा और डी है चा। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो क्रम के अनुसार अपने वर्ग में दूसरे या चौथे नंबर पर आता है? तो देखिए ता और था ये कितने नंबर पर आता है? दूसरे नंबर, जबकि का पहले नंबर पर, तो ये नहीं होगा। या, रा, ला, वा ये कितने नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर, तो ये भी नहीं होगा। और चा ये पहले नंबर पर आता है तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ण के साथ आता है? हिंदी शब्दकोश में जो अंग और आहा है वह किस वर्ण के साथ आता है? ऑप्शन ए है औ के साथ, और ऑप्शन बी है आ के साथ, सी है आहा के साथ, डी है आह के साथ। तो फटाफट से अपना सही उत्तर चूज करेंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि अंग और आहा ये किस वर्ण के साथ आते हैं? तो आ वर्ण के साथ आते हैं। और इन्हीं दोनों वर्णों को हम क्या कहते हैं? तो इन दोनों वर्णों को हम अयोगवाह के नाम से भी जानते हैं। अयोगवाह कितने हैं? तो दो हैं। कौन कौन से हैं? अंग और आहा। अंग को अगर स्पेशली पूछा जाए तो अनुस्वार, और आहा को पूछा जाए तो विसर्ग के नाम से जानते हैं। यानी कि अनुस्वार क्या है? तो अंग, विसर्ग क्या है? आहा, और ये दोनों मिला के पूछा जाए तो इन्हें क्या कहेंगे? तो अयोगवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बना है? जो छा छत्री वर्ण है वह किन दो वर्णों के योग से बना है? पहले तो जान लें कि संयुक्त वर्ण कितने हैं। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है। पहले आ जाता है छा, फिर आता है त्रा, फिर आता है ज्ञा और फिर आता है श्रा। तो छा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? का प्लस सा, का प्लस चा, का प्लस छा, का प्लस सा। इससे पहले आप इनके उच्चारण स्थान देख लीजिए। श्रा का उच्चारण स्थान होगा शा प्लस रा। ज्ञा का उच्चारण स्थान होगा जा प्लस वा,
और त्रा का उच्चारण स्थान होगा ता प्लस रा। ये सभी पहले अक्षर आपके हलंत्यम रूप में आएंगे। और छा की यदि बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर होगा का प्लस शा षटकोण वाला सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। का प्लस शा के योग से छा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं उपयोग की गई है? ऑप्शन ए है कारखाना, बी है अमिताभ, सी है कलरव और डी है चहचहाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कोई यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका है, तो कोई रीट में पूछा गया है, तो कोई यूपी पुलिस में पूछा गया है, कोई रेलवे में, कोई यूपी टेट में, अन्य सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी अभी हमने जिस क्वेश्चन को किया था उसी से रिलेटेड अगला प्रश्न आपके सामने। अयोगवा कहा जाता है। अभी अभी हमने देखा था कि अयोगवा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है विसर्ग को, बी है महाप्राण को, सी है संयुक्त व्यंजन को और डी है अल्प प्राण को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए महाप्राण कितने होते हैं? तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। तो बचा क्या? 1, 3, 5, ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाएगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4, छत्र, ज्ञा और श्रा। अभी अभी उनका योग भी बता दिया कि किन किन वर्णों के योग से वो बनते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अयोगवा किसे कहते हैं? तो विसर्ग को अयोगवा कहते हैं। और विसर्ग के साथ साथ याद रखेंगे कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों मिलाकर के क्या कहलाते हैं? अयोगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टा वर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है, या टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन ए है कंठ, बी है तालु, सी है मूर्धन्य और डी है दंत्य। तो अभी अभी बताया था कंठ से किन वर्णों का उच्चारण स्थान होगा? तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, यानी कि आ छोटा आ और बड़ा कु से हो गया का वर्ग, हा से हो गया हा हल और विसर्जनिया से हो गया विसर्ग। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ से। तालु से कौन से होंगे? तो इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, यानी कि ई चा वर्ग या और सा सपेरा, इनका सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तालव्य से। मूर्धा, तो आपका ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि रा टा वर्ग और त्रा त्रिशूल और णा का उच्चारण स्थान सभी कहाँ से होंगे? मूर्धा से होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला का उच्चारण स्थान या ला वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है? ऑप्शन ए है पार्श्विक है, बी है उत्क्षिप्त है, सी है प्रकंपित है, डी है संघर्षशील है। तो प्रकंपित क्या होता है? रा जो है आपका ये प्रकंपित होता है। उत्क्षिप्त होते हैं डा और ढा, ये दोनों ध्वनियाँ कैसी हैं? उत्क्षिप्त वर्ण है। और पार्श्विक में आ जाता है ला। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? तो अभी अभी हमने चर्चा की थी, अंग और आहा को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? अयोगवा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? अभी अभी हमने देखा था कि 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञा और श्रा। तो अब इनमें से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? छा है, त्रा है, श्रा है, जबकि शा आपका कोई भी संयुक्त व्यंजन नहीं है, बल्कि का प्लस सा के योग से क्या बनता है? तो का प्लस छा के योग से, सा के योग से आपका छा बनता है। तो सा अकेले कोई भी संयुक्त वर्ण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यूपी एसएससी में, आबकारी सिपाही में, द्वितीय परीक्षा पाली में, इसके साथ साथ यूपी टेट में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन ए है जा, बी है रा, सी है हा और डी है शा। तो इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि रा वर्ण, रा ध्वनि आपकी स्पर्श संघर्षी हो जाएगी। देखिए रा को बोलने में एक लंबा समय लगता है, रा तो काफ़ी लंबी ध्वनि निकलती है, इसीलिए इसे बोलते हैं संघर्षी, यानी ये वर्ण संघर्ष करके उत्पत्त होता है। इसे साधारण रूप से नहीं बोल सकते। जैसे आपकी का ध्वनि है, चा ध्वनि, सॉरी का ध्वनि है, और इसके साथ साथ आपके माँ ध्वनि है, इनको काफ़ी संघर्ष के बाद नहीं बल्कि सरलता रूप में भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे चा है, रा है, इन वर्णों को संघर्ष रूप में बोलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 32, बी है 34, सी है 33 और डी है 36। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 11। यदि ये पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है तब हो जाएगी 13। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। यदि सिर्फ स्वरों की संख्या पूछी जाए और तो 11 हो जाएगी, और यदि ये कहा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो 13 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी वर्णमाला में या हिंदी शब्दकोश में जो छा वर्ण है उसका क्रम किसके बाद आता है, यानी छा के कौन से वर्ण के बाद हम छा को लिखते हैं? ऑप्शन ए है का, बी है छा, सी है त्रा, डी है ज्ञा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि का वर्ण के बाद में छा ध्वनि आती है, क्योंकि जो छा है इसका निर्माण ही किससे होता है? का प्लस शा से मिलकर के छा वर्ण का निर्माण होता है और यह एक संयुक्त वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है, यानी कि जो ए है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से करते हैं? ऑप्शन ए है तालव्य, बी है दंत, सी है कंठ्योष्ठ और डी है तालव्य। तो इसका सूत्र क्या होता है? ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। ए ऐ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ और तालु दोनों के मिलान से हम किसका उच्चारण करते हैं? ए वर्ण का उच्चारण स्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए है या, बी है हा, सी है रा, डी है वा, यानी कि नहीं है। तो यानी 3 आपके होंगे और 1 नहीं होगा। तो हम सभी जानते हैं अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4, या, रा, ला, वा, या, रा, ला और वा। तो या, रा, ला, वा 4 अंतस्थ वर्ण हो गए। इनमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि हा आपके अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए याद रखेंगे कि हाँ अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन इसे काकल्य ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि काकल्य ध्वनि या काकल्य वर्ण कौन सा है? तो हाँ आपका काकल्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आ, बी है जा, सी है हा, डी है सा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि शा आपका अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ध्वनियाँ तालव्य हैं? यहाँ पर आपको आंसर भी दिख गया है, लेकिन आप माइंड नहीं करेंगे, आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे कि निम्न में से कौन सी ध्वनियाँ तालव्य हैं। ऑप्शन ए है चा छा जा झा, पा फा बा भा, ता था दा धा, टा ठा डा ढा डा। तो ये कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी मूर्धा। ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएंगी आपकी ओष्ठ ध्वनियाँ। और उसके बाद ता था दा धा ना, ये कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी, इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत से। दंत से उच्चारण स्थान हो जाएगा ता था दा धा का। और इसके बाद चा छा जा झा कौन सी ध्वनियाँ हो जाएंगी? तो ये आपकी तालव्य ध्वनियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? निम्न में से कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ऑप्शन ए है खा, बी है धा, सी है था, डी है ता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि ता ध्वनि आपकी अल्प प्राण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। ऐसी कौन सा वर्ण है इसमें जो कि कैसा है? स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, दंत भी है और व्यंजन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए है भा, बी है दा, सी है था, डी है हा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि था आपका स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है और दंत भी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? ऑप्शन ए है आ, बी है ओ, सी है ई, डी है ए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि ई आपका संवृत वर्ण है। आयुष शांत रहो, 2 मिनट, ठीक, अभी पढ़ा रहे, 2 मिनट चुप रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए है चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, पा फा बा भा और ता था दा धा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि टा ठा डा और ढाई कैसी ध्वनियाँ हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो इस प्रकार आज के हमने 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये 30 प्रश्न पसंद आए और आपने इनमें से कितने सही कर पाए, अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आगे आने वाली वीडियो सभी आपको आसानी से मिल पाएंगी। धन्यवाद।